पर यहाँ पे जैसे बंसल ज्वाइन किया तो उनके 300-400 नंबर में इंप्रूवमेंट हुआ है, 300-400 नंबर में इंप्रूवमेंट हुआ है। एनसीईआरटी पढ़े और क्लासरूम के अंदर जो क्लास हमने ये भी देखा है, जो हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ा है, जो क्लास नोट्स के अंदर पढ़ा है, वो सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है। आपके अच्छे होने की शुभकामनाएं करते हैं। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, अगर थोड़ा सा कहीं कुछ 19-20 बिगड़ गया है तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें आगे की जो प्लानिंग होती है वो मैटर करती है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उसको लेकर के कैसे एनालाइज कर रहे हैं। और इसी एनालिसिस के एक सेगमेंट में लेकर के हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का सेगमेंट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और बायो का सेगमेंट हमारा जो था उसका एनालिसिस का आपने ज़रूर देखा होगा। और इसमें एनालिसिस में हमारे जो बंसल टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो केमिस्ट्री के, वो आपके सामने हैं। माई सेल्फ प्रदीप निगम और फिजिकल इनऑर्गेनिक को लेकर के, और हमारे साथ में यश मेवाड़ा सर हैं जो फिजिकल इनऑर्गेनिक को डील करते हैं। इसके अलावा नायर सर हैं जो कि शानदार फैकल्टी ऑर्गेनिक के लिए ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को कंसेप्ट मलाई की तरह एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा देते हैं। नायर सर हमारे साथ में मौजूद हैं और इन चीज़ों को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। और इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारे सामने क्वेश्चंस आए हैं और उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को लेकर के प्रेडिक्शन देंगे, वो भी आपके सामने एनालिसिस के तौर पर हाजिर होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर के। तो डिफ़िकल्टी लेवल नो डाउट देखिए, जब भी कोई पेपर आता है तो ऐसा एकदम बिल्कुल आप पेपर को, ये एनटी के किसी पेपर को आप ऐसा मान करके बैठें कि वो बहुत ही आसान होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी केमिस्ट्री में मॉडरेट से टफ लेवल के बीच में हम इस सेगमेंट को रखते हैं। और इसके बाद में फिर अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जैसा कि हमने यहाँ पर रेंज जानबूझ करके लिखा है क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं एनालिसिस में पिछले आने वाले 2-3 सालों से लेकर के हम बराबर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो 7 से 10 क्वेश्चन का आता है, वो रेंज ये रहती है। और पिछले 2-3 साल से लगातार इस बार भी क्वेश्चंस इसी रेंज में आए हैं। और इसमें एक और भी बड़ी खास बात रही है, हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को ही फोकस करने के लिए कहते हैं और एनसीईआरटी ही यहाँ पर आई है। इस बार भी एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और ना आएगा आने वाले टाइम में भी। और इसके बाद में जहाँ तक क्वेश्चंस में थोड़ा सा बात आती है कैलकुलेशन को लेकर के, थोड़े से लेंथी को लेकर के, तो 1-2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आएंगे और इस बार भी आए हैं और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। 1-2 क्वेश्चंस हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें इस बार भी हमें नज़र आई हैं, कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आया है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चंस इस बार भी हमको एज यूजुअल आए हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन, अगर हम सच बात बोले तो ये हमारा इस साल का अंडरस्टैंडिंग जो है, जो एनालिसिस है वो तो है ही, और यही सिमिलर प्रेडिक्शन हम आपको अगले आने वाले पेपर के लिए भी हम आपको जरूर कहना चाहेंगे। जहां तक इस बार में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर के बात है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चंस हमें दिखे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों 14 और फिजिकल केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व हुए हैं। तो मोर और लेस जब हम देखते हैं फिजिकल और ऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन तो मोर और लेस आसपास ही रहता है। इसमें आप ये मत सोचिए कि ऑर्गेनिक बहुत कम हो गया, बहुत कम नहीं, 1-2 क्वेश्चंस कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो एवरेज में 18 क्वेश्चंस फिजिकल और 18 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक ये मेंटेन रहते हैं, है ना। तो इसमें इनऑर्गेनिक में जरूर 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा होते हैं। तो इसको लेकर के, एनालिसिस को लेकर के लगभग आप आने वाले टाइम में भी आप ऐसा ही लगभग कुछ सिनेरियो देखने वाले हैं। इस बार के एनालिसिस में अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा सेगमेंट आता है वो आता है क्वेश्चंस में। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है कि आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज होते हैं लेकिन सिंगल आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 50 थे, आपने देखा होगा सेगमेंट ए और बी में मिला करके, और सेगमेंट बी में टोटल क्वेश्चन 15 में 10 क्वेश्चंस करने थे। तो टोटल के क्वेश्चन थे हमारे पास 50 और करने के लिए हमारे पास 45 क्वेश्चंस थे। और इसमें टोटल मार्क्स में देखें तो हमें +4 -1 था। अगर आप सही करते तो +4 मार्क्स और गलत करते तो -1 था। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैक्सिमम स्कोरिंग जो मार्क्स हो रहे थे वो 180 हो रहे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को मिला करके। और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो भी हमने यहाँ पर चार्ट में आपको लिख करके बताने की कोशिश की है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन भी बेस्ड है, जैसे कि एक मोर सॉल्ट का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस था, है ना, जिसमें कि कह रहे थे कि हम उसमें H2SO4 फुल सेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग द नीट 2025। तो ये काफ़ी अच्छा एक सेशन है बच्चों के लिए, जो बच्चों को गाइड करेगा कैसे उनको आगे के लिए तैयार होना है 2025 के लिए। तो एक बहुत अच्छा सेशन लेके आए हैं बंसल क्लासेस कोटा आपके लिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इस तरह का हमने मैट्रिक्स बनाया है जिसमें आपको पता चल रहा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट 2024 केमिस्ट्री पेपर। वो इस तरह डिफिकल्टी लेवल अगर देखिए हम, इजी क्वेश्चन आपके पास 16 हैं, परसेंटेज देखें तो 32% है। मीडियम की बात करें तो 24 क्वेश्चन है और ये 24 में सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें, IOC, PC एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे डिफिकल्टी की बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कम है, 10 क्वेश्चन है रिलेटिवली। तो
इसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि थोड़ा सा बच्चों को स्मार्टली भी यहाँ पर पता चल रहा है कि बच्चा स्मार्ट वर्क भी सीखता है, मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कम है, तो बच्चा थोड़ा एनसीईआरटी लेवल लेके चलेगा तो इजीली अच्छा कर सकता है नीट 2025 में। फिर हम 12वीं के क्लास से मिले और 12वीं क्लास में 27 क्वेश्चन मिले हैं, तो परसेंटेज वाइज देखें तो 46% एंड क्लास 12 देखें तो 54%। तो रिलेटिवली अगर देखें तो बच्चे का 11th भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा 12 के जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उसके क्वेश्चंस कर सकता है। तो यहाँ आपका ये ओवरऑल, इसमें अगर 23 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 23 क्वेश्चन में आपको पूरा इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर 12th में 27 क्वेश्चन की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक के प्लस इनऑर्गेनिक के और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताया है इस स्लाइड के अंदर। तो सिंगल चॉइस जो क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं 36 हैं उसमें। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर देखें, जो स्टेटमेंट 1 2 वाले होते हैं, तो 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ एक कंफ्यूजिंग जोन है, तो इस पर बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से वर्कआउट करना है, क्योंकि ये वाला ऐसा एरिया जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के। और उसके बाद मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी जनरली बच्चों के गलत होते हैं, तो इस पर भी बच्चों को बहुत वर्कआउट करना है फॉर द नीट 2025। एसर्शन रीजन इसमें इस बार रिलेटिवली थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स किया है एनटीए ने, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिला एक भी। तो रिलेटिवली ये भी एक ऐसा जोन है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के। तो ये एक थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि एक सरप्राइज एलिमेंट था इस पेपर का, इस साल के पेपर का। मैथ्स कॉलम 7 क्वेश्चन, ये भी एक बोल सकते हैं टफ एरिया वाले क्वेश्चन है। और टोटल इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें 45 आपको करने होते हैं, 5 आपके ऑप्शनल होते हैं। निश्चित रूप से यस मेवाड़ सर और फिजिकल और इनऑर्गेनिक पार्ट डील करते हैं हमारे सर, और सर इस चीज़ में महारथी हैं। तो सर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज़ ज्वाइन अस। हाँ, और बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिएगा और बताइएगा कि पेपर के जो क्वेश्चंस आए थे उसको किस तरह से बच्चों ने क्रैक किया होगा, या फिर क्या एनालिसिस हो सकती है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अब यहाँ पर कि भाई किस तरह से आपके किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आपने देख लिया बेटा कि भाई किस चैप्टर से। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एनालिसिस करने वाले हैं पेपर के अंदर किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन मिले हैं आपको। जैसे हम बात करें यहाँ पर 11th क्लास से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, किस टाइप क्वेश्चन आए थे। तो मूल कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। तो आपके पास मूल कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मूल कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन आए हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास का है, जो मूल को बच्चे ज्यादातर डर लगता है कि भाई मूल थोड़ा टफ पड़ता है। स्टार्टिंग में हम जब पढ़ाते हैं क्लास के अंदर स्टार्टिंग में, तो बच्चों को टफ लगता है। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे समय निकालते हैं, ठीक है, तो समय निकालने के बाद आपको चैप्टर का अच्छा एनालिसिस हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर बनने वाले। मतलब 11th में भी पढ़ रहे हैं और 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो 11th 12th के आप चलते चलते हम 4 5 6 बार आपका इसमें टेस्ट ले लेते हैं मूल कॉन्सेप्ट का। तो धीरे धीरे आप उस चैप्टर को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और अच्छे से उसके अंदर स्कोर करने लग जाते हैं। तो मतलब जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से मूल कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है सही से स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है ना, जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, उसके लिए जो 3 क्वेश्चन आए 11th के, वो मूल कॉन्सेप्ट से वो आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये 3 क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं बच्चे के, तो ये मूल कॉन्सेप्ट के आसानी से बन जाएंगे आपके। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक क्वेश्चन आए थे, Z² को लिखे, है ना। एक और क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन आए थे आपके पास। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम आया था। तो वहां पर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला था, बहुत इजी क्वेश्चन था। वो हमें कई बार पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है और कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है। तो वहां से हम 2 बार उसको जब पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से हम चैप्टर को निकाल सकते हैं, आसानी से यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे आया था भाई कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मतलब स्टार्टिंग में हम जब पहली या दूसरी क्लास लेते हैं उसी के अंदर बता देते हैं हम किस तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो वहां से भी आप आसानी से ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से भी बात करें तो आयनिक से इस बार क्वेश्चन है बहुत कम देखने को मिला। यहाँ पर आयनिक से हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम भी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन थे वो भी बहुत आसान थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। इसमें एक आधी क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगा होगा, बाकी जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो आपका कोई नंबर होगा। जैसे हमारे पास पेपर था उसके अंदर कोई 97 नंबर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी था, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से भी हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो भी बहुत आसान थे, जो ज्यादा टफ नहीं थे, ठीक है ना। कुछ ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, और कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड भी थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल से भी आपसे ज्यादा बेसिक जो था आपको साइज वाइज या फिर आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है ना। तो वहां पर भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। केमिकल बॉन्डिंग से भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं आए। एक आधी क्वेश्चन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में देख सकते हैं कि थोड़ा टफ आया होगा, बाकी जो क्वेश्चन थे आपके वो ज्यादा टफ नहीं आए थे। मतलब आसानी से आप इसके अंदर
कर सकते थे, ठीक है। सम बेसिक ऑर्गेनिक जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से भी 4 क्वेश्चन आए, तो जिन बच्चों ने बेसिक प्रिंसिपल अच्छे से कर रखे हैं 11th क्लास के अंदर, तो उसके यहाँ पर 4 क्वेश्चन होना बिल्कुल सही थे, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसमें हम बात करें 11th क्लास के अंदर ही, तो हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिले होंगे। बाकी जो ओवरऑल हम बात करें 11th से, जिसने 11th क्लास अच्छे से पढ़ रखी है 12th के अंदर जाने के बाद भी, ठीक है, जिसने अच्छे से रिवाइज किया पूरे साल उसको 11th को, तो उसके अच्छे से यहाँ से हम बात करें तो हमारे पास 23 से 24 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस 23-24 क्वेश्चन के अंदर हमारा 20 से लेकर 21 क्वेश्चन आसानी से बन जाने चाहिए, ठीक है। हम बात करें 12th क्लास के अंदर, तो हमारे 12th क्लास के अंदर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन से चैप्टर आया था। जो लिक्विड सॉल्यूशन से हमारे पास क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, केएच की वैल्यू वाला आया था, सॉल्युबिलिटी वाला, ठीक है ना। तो वहां पे क्वेश्चन लिखने को मिला था हमें, यहाँ पे देखने को मिला केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स से हमारे को ln = K2/K1 = हमारे पास E/2.303 R 1/T1 - 1/T2 जो था हमारे पास, उस तरह से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ के क्वेश्चन आए थे, आरएनएस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन हमारे आए थे यहाँ पर, तो आसानी से 4 क्वेश्चन इजी थे। जिसने भी केमिकल काइनेटिक्स को आसानी से पढ़ा होगा, बार बार अच्छा से बच्चा पढ़ता है केमिकल काइनेटिक्स को, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़े क्वेश्चन होते हैं, तो जिसने भी पढ़ा होगा इसको ढंग से, उसके अंदर ये 4 क्वेश्चन बन गए होंगे। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एंड डी एंड ब्लॉक से भी आपके जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे, उसमें कुछ डी एंड एफ ब्लॉक में से आपके कुछ क्वेश्चन बन गए होंगे, एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सर को एक बार नाया सर को बुलाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सरप्राइजिंग अगर एस्पेक्ट की बात करूं मैं, तो वो ये है कि जनरली बच्चों का एक परसेप्शन होता है कि बच्चा ये सोचता है कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा या एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस बार अगर मैं बात करूं अल्कोहल ईथर फिनॉल की, तो इसके अंदर मैंने देखा कि अल्कोहल ईथर फिनॉल में इस बार 2 क्वेश्चन आए, और वो भी सेम ही टॉपिक से अगर बोलूं मैं रिएक्शन आया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है PCl3 के साथ PCl5 के साथ, तो यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन बने हैं। तो बच्चों को इस तरह भी तैयार रहना है कि एक ही कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन ही बच्चे को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्कोहल ईथर फिनॉल से आपको 2 क्वेश्चन मिले। इसी तरह हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की बात करें तो यहाँ आपको 1 क्वेश्चन मिला है जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है। और अगर मैं ऑर्गेनिक की अगर एक ऐसे क्वेश्चन की बात करूं जो 99% एस्पिरेंट्स का गलत हुआ होगा, वो क्वेश्चन है आपका एल्डिहाइड कीटोन से। वो इजी दिखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वो गलत किया होगा, तो ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था इसके अंदर। फिर प्रिंसिपल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, जो आप 11th-12th में स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उससे भी आपको यहाँ एक क्वेश्चन मिला है। ये अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी का जो आपका जो पहला चैप्टर है, दैट इज दिस सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब टेक्निक्स के अंदर आपको एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करना होता है, प्लस आइसोमेरिज्म तैयार करना होता है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमेरिज्म तैयार करना होता है, और साथ में आपको नॉमेनक्लेचर तैयार करना होता है। नॉमेनक्लेचर से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिला इस बार, जो कि बहुत ही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। इसी तरह स्ट्रक्चरल स्टीरियो से क्वेश्चन नहीं मिला है, तो ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब तो ओवरऑल ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस था। और यहाँ पर आपको 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं। देन ओनली यू कैन एक्सेल इन द नीट केमिस्ट्री फॉर 2025। मैं यश सर को फिर से बुलाना चाहूँगा आगे की एनालिसिस के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ऑर्गेनिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। भाई हमने सब कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया है, भाई किस तरह से आपको 11th का प्रिपरेशन करना है, 12th का प्रिपरेशन करना है। मतलब पूरी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, हर चीज़ में आप नहीं पढ़ना है कि हर चीज़ आप जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ से स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, हर साल आप रिपीट देख सकते हैं 5 से। हमने अभी लास्ट 5 ईयर्स की PY की सीरीज ही चलाई थी, उसके अंदर भी हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन उठा के बताए थे आपको किस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी पार्ट को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं आप पूरे चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं, उसके अंदर थ्योरी को भी रट रहे हैं, ठीक है ना। बेमतलब का काम का नहीं है वो, जो काम की चीज़ें सिर्फ उसी को पढ़ें, और उससे आसानी से आप अपना स्कोर कर सकते हैं इंप्रूव, और आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ें, और क्लासरूम के अंदर जो क्लास हमने ये भी देखा है, जो हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ा है, जो क्लास नोट्स के अंदर पढ़ा है, वो सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। तो बंसल क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम के अंदर जो भी स्टडीज कराई जा रही है, जो आपको शीट सॉल्व करवाई जा रही है, DPP सॉल्व करवाई जा रही है, टेस्ट पेपर हो रहे हैं, जो हमने टेस्ट पेपर ही सॉल्व करवाए थे, बेट्स करवाया था, बंसल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो करवाई थी, उसके अंदर भी हमें देखने को मिला है जिस टाइप के हमने क्वेश्चन करवाए, जिस तरह के पैटर्न
पैटर्न क्वेश्चन डाले हैं, जिस तरह से असर्शन रीजन बोला गया था, मैच द कॉलम बोले गए थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बोले गए थे, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन बोले गए थे, सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन बोले गए थे। जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे हमने यहाँ पे सीरीज भी सीरीज करवाई थी और उसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो मतलब जो हम कर रहे थे वो बच्चों को बिल्कुल, जिन जिन बच्चों ने हमारे पास सिलेक्शन जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे उन बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर बढ़ जाए। मतलब जो हम देखा कि कोई कोचिंग ऑलरेडी पढ़ रहे थे उनके काफ़ी कम नंबर आ रहे थे, पर यहाँ पे जैसे बंसल ज्वाइन किया तो उनके 300-400 नंबर में इंप्रूवमेंट हुआ है, 300 400 नंबर में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप आइए, बिल्कुल हम यहाँ पे हम अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं नए बैच के लिए। ये हमारे कुछ बैचेस है जो हम बैचेस अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो हमारे इस सेशन में और नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, 2024 में जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे पास फेज 3 स्टार्ट होने वाला है बुलसाई 11 जेई का, वो 15 मई 2024 को है। फेज 4 जो है हमारे पास 12 जून 2024 को है। फेज 5 जो है 3 जुलाई 2024 को है। वही हमारे बुलसाई जो हमें 11th क्लास को बोलते हैं, वो सेम डेट से नीट के अंदर भी फेज 3, फेज 4, फेज 5 15 मई, 12 जून और 3 जुलाई को है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम न्यूक्लियस जेई की बात करें 12th क्लास के लिए, तो फेज 3 जो है हमारा 15 मई को स्टार्ट होने वाला है, और क्लास 12 नीट के लिए फेज 3 कब स्टार्ट वाला है, 15 मई को स्टार्ट होने वाला है। हम बात करें स्टर्लिंग, वो जो हम जिसको 13 बोलते हैं, 13 वाला बच्चा, ये 14 या 15 या 16 जो भी बच्चा रिपीट कर रहा है ना, उन सभी के लिए फेज 2, फेज 3 और फेज 4 15 मई, 5 जून और 19 जून। तो बच्चे को लगता है कि स्कोर इसके कम है, थोड़ा बहुत सा अटक रहा है, तो उन बच्चों को जल्दी से जल्द आ जाना चाहिए और ज्वाइन कर लेना चाहिए बैच को, और क्लासेस अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। किसको लग रहा है कि मेरे 5, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर या 50 नंबर से मैं अटक रहा हूँ, तो जितना जल्दी आए हमारा 13 नीट का बैच है, 13 जेई वाले बच्चे भी जो पढ़ना चाह रहे हैं आगे के लिए, वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे अपने मार्क्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फेज 3, फेज 4 हमारा स्टर्लिंग 13 नीट के लिए स्टार्ट होने वाला 29 मई 2024 से और 21 जून 2024 से। जितनी जल्दी आए, बैच अनाउंसमेंट हो चुके हैं, जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मैं एक बार लास्ट टाइम सबको बुलाना चाहूँगा, निगम सर और नायर सर को, एक बार स्टेज पे आए हूँ। थैंक यू सो मच। और शानदार तरीके से आपने और नायर सर ने बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया। बच्चे इस चीज़ का निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएंगे, और जिन बच्चों का हो गया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का किसी कारण से रह गया है तो उसमें आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एनालिसिस इसीलिए की जाती है जिससे कि आप इस एनालिसिस को ध्यान में रख करके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉपर तरह से प्रिपरेशन कर सकें, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस एनालिसिस का 100% बेनिफिट उठाया होगा और आगे भी उठाएंगे। सो थैंक यू सो मच from my side and from Nair sir. Thank you, sir, and good luck for all the NEET aspirants which are going for NEET 2025, and we are gladly welcome all the aspirants